Hi students, I am Sahil. Welcome to the channel of IIT Manthan. Today we will study atomic structure. हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर कर लिया है, दोनों इफेक्ट्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फिर उसके बाद पार्टिकल जो वेव जैसी कैरेक्टरिस्टिक दिखाती हैं वो कौन सा था, डी ब्रोई वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो थोड़ा सा एक बार रिकैप करते हैं हमने क्या किया था। हमने देखा कि वेव्स जो हैं वो पार्टिकल नेचर शो करती हैं, मतलब कुछ कुछ उनकी प्रॉपर्टीज वेव्स की ऐसी हैं पार्टिकल जैसी। तो इसके बेसिस पे दो फिनोमिना कैसे हैं, कौन से हैं, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसमें, और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर दूसरा क्या था, फिर उसके बाद यहां से आइडिया आया कि चलो अगर वेव्स जो हैं कुछ कुछ पार्टिकल जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो फिर हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उनकी भी कुछ कुछ वेव जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो इसके बेस पे आई दो थ्योरीज, डी ब्रोई और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोई वेवलेंथ। तो ये दोनों किस पे बेस्ड थी कि हमारे जो पार्टिकल्स भी होंगे वो कुछ कुछ वेव जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी होगी, है ना। तभी तो लैम्डा निकाला था यहाँ पे। और दूसरा ये था कि एग्जैक्टली हम पता नहीं कर सकते। ये इस पे इतना नहीं था, सॉरी, वेव नेचर डी ब्रोई ने बोली थी, ठीक है। हाइजेनबर्ग तो दूसरा था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन हाँ, इन दोनों ने ही क्या किया था, बोहर्स के मॉडल को, ये अगर फिनोमिना हम कंसीडर करें तो बोहर मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, राइट। तो यहीं से लिमिटेशन लिखते हैं। तो लास्ट पॉइंट क्या है कि वेव जो है वो पार्टिकल नेचर दिखा रही है, तो वहां से इंस्पिरेशन आई, पार्टिकल भी वेव नेचर दिखाएगा। फिर डी ब्रोई ने बोला लैम्डा इक्वल टू h/mv पार्टिकल्स के लिए, राइट। और दोनों ही एप्लीकेबल किस पे हैं, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक, जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स, फोटॉन्स हो गए, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही ये सिग्निफिकेंट है, एप्लीकेबल दोनों पे है, सिग्निफिकेंट है। इसके बाद एक और पॉइंट, डी ब्रोई ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी। हाइपोथेसिस क्या होता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसने लैब में एक्सपेरिमेंट करके प्रूव नहीं किया था डी ब्रोई की, इसलिए हम हाइपोथेसिस ही बोलते हैं। अब तो प्रूव हो चुका है, थोड़े उसके कुछ टाइम बाद ही प्रूव हो गया था, मगर डी ब्रोई की हाइपोथेसिस बोलते हैं। ही डिड नॉट प्रूव इट एक्चुअली, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव नहीं किया था डी ब्रोई ने, सिर्फ सुझाव दिया था कि ऐसा हो सकता है। जब वेव पार्टिकल जैसा है तो पार्टिकल वेव जैसा भी हो सकता है। तो फिर ये दो साइंटिस्ट के और नाम याद रखो, ये डेविसन एंड जर्मर, जर्मन नहीं जर्मर, डेविसन एंड जर्मर, इन दोनों साइंटिस्ट के नाम भी याद रखने हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। इन्होंने क्या किया था, डी ब्रोई का एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई। उसके बाद तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी कि हाँ एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है, लैब में रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो मतलब डी ब्रोई की थ्योरी ठीक ही होगी। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बोहर्स की लिमिटेशंस, बोहर्स मॉडल की लिमिटेशन, और फिर जो लास्ट मॉडल है सबसे इंपॉर्टेंट भी जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और जिसकी आगे भी बहुत ज्यादा यूजेज होगी, कौन सा, वेव मैकेनिकल मॉडल, इसके बाद, ठीक है, बोहर्स की लिमिटेशंस के बाद। बोहर्स लिमिटेशंस, बोहर्स मॉडल की लिमिटेशंस क्या थी, या फिर इसको ऐसे लिखो, लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। नंबर 1, नंबर 1 देखो, ये डी ब्रोई ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी, ये तो इसने कंसीडर नहीं किया। सिमिलरली हाइजेनबर्ग ने कहा कि पोजीशन वेलोसिटी एक साथ हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते, इसने वो भी बताया। तो वो सेम जो दो थ्योरीज थी, एक तो डी ब्रोई की और एक अभी हाइजेनबर्ग की, वो दोनों इसकी लिमिटेशंस में आएंगी, ठीक है ना। इसने
did not consider वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसिडर ही नहीं किया था, ये है पॉइंट। और फिर तो ये किसने किया था, डी ब्रोई ने जो कहा था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने कंसिडर नहीं किया। मतलब ये फर्स्ट पॉइंट जो है डी ब्रोई के एक्सपेरिमेंट से लिया गया है, ऐसे ही बोल सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट कहां से आया है, डी ब्रोई हाइपोथेसिस से आया है। सेकेंड पॉइंट, गिव्स द एग्जैक्ट लोकेशन, रेडियस देता है ना ये, एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो पॉसिबल है नहीं, वो किसने बताया, हाइजेनबर्ग ने बताया। देखो ये अब भी मानते हैं एप्लीकेबल है, ये बात ठीक है, लेकिन सिर्फ मतलब लोकेशन वेलोसिटी हम पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की, और वो भी अप्रॉक्स। मतलब बोहर का मॉडल अब भी चलता है क्या निकालने के लिए, लोकेशन वेलोसिटी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन की, लेकिन सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की, और वो भी सिर्फ अप्रॉक्स। उसके बाद gives the exact location and velocity of electron। ये दो पॉइंट्स थे। उसके बाद could not applicable for only one electron species, करेक्ट। मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जिनके पास हो, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज के लिए ही ये एप्लीकेबल है, और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फोर्थ, कंसिडर्स ऑर्बिट, जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का, कंसिडर्स पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज 2D, राइट। क्या मानता है कि एक बिल्कुल प्योर सर्कल है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, वो प्योर सर्कल में घूम रहा है, वो सर्कल कैसा है, 2D है। ये जितनी भी लिमिटेशंस हैं, हमारा जो मॉडर्न अब जो हम यूज कर रहे हैं मॉडल, उसमें सारे ही पॉइंट्स एड्रेस किए हुए हैं। अब लाइन स्पेक्ट्रम तो बोहर ने एक्सप्लेन कर दिया था, याद है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे लाइन स्पेक्ट्रम इसने एक्सप्लेन कर दिया था, बट ये फाइन लाइन स्पेक्ट्रम नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन लाइन स्पेक्ट्रम। ये पॉइंट कब क्लियर होगा, जब हम मॉडर्न वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ लेंगे, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। उसके जो उसमें 4 क्वांटम नंबर हैं, n, l, m और s, और ये जो है l क्लियर करता है, ये लिख सकते हो अभी, मगर जब मॉडर्न वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे उसमें ये आएगा l, वो l एक्सप्लेन करेगा इसको। स्प्लिटिंग ऑफ लाइन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स, स्पेक्ट्रल लाइन्स under the effect of magnetic field। इसको जीमान इफेक्ट भी बोलते हैं, जीमान इफेक्ट। एक और साइंटिस्ट का नाम याद करो। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और इसके एम ने इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट। तो दोनों साइंटिस्ट के नाम याद होने चाहिए। थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉल, तो क्या लिखोगे, जीमान इफेक्ट। व्हाट इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल, तो फिर क्या लिखोगे, स्टार्क इफेक्ट। तो ये सारी लिमिटेशंस हैं, ये भी अभी क्लियर नहीं होंगी। ये एम ने क्लियर किया था, ये भी, तो ये भी जब हम क्वांटम नंबर समझ जाएंगे n, l, m, s, तब ज्यादा क्लियर हो पाएगा। फिलहाल के लिए हमें फर्स्ट, सेकंड, ये डी ब्रोई, ये हाइजेनबर्ग,
कि हाइजेनबर्ग। अभी भी एप्लीकेबल है ये, ऐसा नहीं है कि क्योंकि हाइजेनबर्ग ने बोला तो हम बोहर का मॉडल यूज नहीं करते, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू के लिए, और वो भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। कंसिडर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज 2D, जबकि हम अब 3D यूज करते हैं। एक्सप्लेन फाइन लाइन स्पेक्ट्रम और स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, या फिर जो आजकल का मॉडल हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहां पे स्टार्ट छोड़ा था? बोहर मॉडल और बोहर मॉडल की लिमिटेशंस में। नाउ वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। मॉडल ऑफ एटम या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो इसमें किसी एक साइंटिस्ट को क्रेडिट नहीं जाता है, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, तो इसलिए हम नाम याद ना भी रखें तो चलेगा इसका। बोहर वाला मॉडल एक साइंटिस्ट ने किया था, ऐसे रदरफोर्ड और जे थॉमसन। अब यही मॉडल यूज होता है, सबसे एडवांस मेथड ये है। बहुत से इसके पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी क्या कंसिडर करना है हमें? एक तो कि दिस कंसिडर्स इलेक्ट्रॉन एज वेव, कंसिडर्स इलेक्ट्रॉन एज वेव ऑल्सो, मतलब पार्टिकल तो है ही, साथ में इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर है उस पर भी ध्यान देता है, और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी अकोमोडेट करता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट? तो दोनों पॉइंट्स को इसने ध्यान में रखा है, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी, और कंसीडर्स इलेक्ट्रॉन एज वेव। नाउ इसकी इक्वेशन देखो, क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब है जो क्लासिकल मॉडल, एक तो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, ये न्यूटन ने दी थी, और ये किस किस पे एप्लीकेबल है? जो ग्रेविटेशन वगैरह जैसा फिनोमेना है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, अर्थ, सन, मार्स, जुपिटर, मून, ये सब, ये क्लासिकल मैकेनिक्स थी। और ये जो है मैक्रोस्कोपिक पे एप्लीकेबल है। क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल है। जैसे क्या क्या हो गए? एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उस जैसे पार्टिकल्स जो हो गए उन्हें क्या बोलेंगे? क्वांटम। तो ये क्वांटम माइक्रोस्कोपिक पे एप्लीकेबल है, इसलिए इसका ये नाम भी है। तो इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका था? श्रोडिंगर का। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी थी ψ²x अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ ψ अपॉन x² प्लस राइट। ये इक्वेशन कैसे आई, क्यों आई, और इसकी डेरिवेशन, और इस पे हम क्या क्या समझ सकते हैं, ये बहुत तो सिलेबस में नहीं है। इसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं वो पता होनी चाहिए। ये साई है, इसको बोलते हैं साई, और ये एम्पलीट्यूड देता है वेव की। नो, श्रोडिंगर ने जो वेव इक्वेशन बनाई है, ये किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए है। समझ रहे हो? मतलब अगर कोई पूछे कि मॉडर्न वेव मैकेनिकल जो मॉडल है, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, या जो मॉडर्न मॉडल है एटम का, उसमें इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हैं, ठीक है? ये कैसे प्रूव करोगे? तो फिर कैसे करोगे कि श्रोडिंगर ने जो वेव इक्वेशन ली, ये सारा मॉडल इसी के ऊपर बेस्ड है। जो भी श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन आई, ये किसकी इक्वेशन है? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन को वेव माना है तभी उसकी इक्वेशन आई है, राइट? तो इसने इलेक्ट्रॉन को वेव मान के उसकी इक्वेशन लिख दी। ये फंक्शन है एक तरह का। इसमें साई क्या है? एम्पलीट्यूड है। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है। एक्स वाई जेड क्या है? कोऑर्डिनेट्स। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? टोटल एनर्जी। वी इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एच भी क्या है? कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट।
तो इसका जब सॉल्यूशन करते हैं, देखो फाई, ये साई जो वैल्यू है इसका कोई सिग्निफिकेंस खास नहीं है हमारे लिए, मगर हमें पता होना चाहिए साई स्क्वायर की वैल्यू जो है ये हमें देती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर प्रोबेबिलिटी, किसी जगह पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की संभावना। मतलब हाइजेनबर्ग ने क्या किया कि हम ढंग से नहीं बता सकते, अनसर्टेनिटी में यही था कि पोजीशन हम वेलोसिटी ढंग से बता नहीं सकते। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन होगा या होगा 100% नहीं कह सकते हम, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, वहां पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसकी सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है। जैसे वो कहेगा कि आज बारिश होने की संभावना कितनी है, कि भाई 90% चांस है। ऐसे इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की संभावना किसी जगह पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, श्योरिटी से नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन वहां होगा ही होगा। ये डिफरेंस है। व्हाट आई वांट इज कि ये इक्वेशन याद रखो अभी के लिए, और इनकी ये क्या क्या है, फाई क्या, साई क्या है, एम्पलीट्यूड है, साई स्क्वायर इंपॉर्टेंट है ज्यादा इससे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, राइट। और ये इक्वेशन याद हो, इसमें ई वी क्या क्या है, एम क्या है, वो याद होना चाहिए। उसके बाद अभी इक्वेशन बना तो ली श्रोडिंगर ने, इसका जो सॉल्यूशन आया, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया उसमें फाई स्क्वायर, साई स्क्वायर जो हमने निकाला, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी, तो जहां जहां मैक्सिमम थी वो पॉइंट्स देख लिए और उनसे बन गया हमारा ऑर्बिटल। ठीक है, जहां जहां इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने ऑर्बिट सुना हुआ था, शेल सुना हुआ था, यहाँ पे चीज आएगी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कहां, जहां इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, संभावना बहुत हाई है, श्योरिटी 100% नहीं कह सकते हम। देखो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिवॉल्व करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स, उसमें ऑर्बिट था, इसमें ऑर्बिटल है, और साथ में इनमें इलेक्ट्रॉन 95% ही होंगे, इतना ही बता सकते हैं हम। बोहर के मॉडल में ऑर्बिट थे, उसमें तो हम 100% प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड ही घूमेगा, ये 2D पाथ है। इसमें 3D पाथ होगा और सिर्फ प्रोबेबिलिटी होगी। हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल भी साथ में लिया है इसने, इस मॉडल ने। तो फिर 95% प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में घूमेगा, सिर्फ 95% है। किसकी सॉल्यूशन आया, जब इनका सॉल्यूशन किया हमने, साई स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो ऑर्बिटल्स बन गए। अब कोई एक ऑर्बिटल तो होगा नहीं, बहुत सारे ऑर्बिटल होंगे, इसलिए इसके सॉल्यूशंस भी बहुत सारे होंगे। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मेनी सॉल्यूशंस, और ईच सॉल्यूशन इज एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल पे आएंगे हम अभी, ईच सॉल्यूशन इज एन ऑर्बिटल। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 3 क्वांटम नंबर्स आए श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को। यहां से ज्यादा समझने की बात स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये वाला मॉडल जो है, साई वगैरह की वैल्यूज जो थी, ये सिलेबस में तो नहीं है, इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, कैसे आए, मगर यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू होगी, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स अब तक के सबसे इंपॉर्टेंट, और आगे भी जिसकी एप्लीकेशन होगी वो चीज स्टार्ट हो रही है। तो 3 क्वांटम नंबर्स आए, एन, एल और एम। मैं क्या बोल रहा हूं, 3 क्वांटम नंबर्स आए, एन, एल, एम, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से। ये जो थे, ये कहां से मिले हमें, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से मिले। और एक और चौथा क्वांटम नंबर था एस, इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये कहां से मिला, ये कहीं और से आया था। अभी के लिए हमें याद रखना है कि ये 3 श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिले, और ये चौथा नंबर कहीं और से आया, मतलब श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से नहीं आया। 3 क्वांटम नंबर्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें मिले, और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये जो मॉडल है, अब ये सिर्फ ये साई वाई भूल जाओ, ये 4 जो क्वांटम नंबर्स हैं, इन्हीं के अराउंड आसपास घूमेगा,
और इसके जो क्वेश्चन आएंगे आगे, जो एप्लीकेशन होगी, केमिकल बॉन्डिंग में भी एप्लीकेशन है और भी बहुत जगह एप्लीकेशन है इसकी, वो सारी इसी पे भेज देते हैं जो क्वांटम नंबर है। तो हेडिंग डाल के रखो क्वांटम नंबर्स। सबसे पहला क्वांटम नंबर क्या था? n। इसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अब ऐसे मानो NLMS, NLMS, और बोहर की जितनी भी लिमिटेशंस हमने पढ़ी थी आज ही क्लास में स्टार्टिंग में, वो सारी आंसर होंगी इससे। जो मॉडर्न हमारा मॉडल है वेव मैकेनिकल मॉडल, ये सारी उसकी लिमिटेशंस को अच्छे से आंसर करेगा। ये किस तरह से है? n सबसे बड़ा, जैसे किसी का पता बताना हो, जैसे सपोज कुरुक्षेत्र में किसी का हमने पता बताना है, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे बड़ा पता कौन सा? कि कुरुक्षेत्र में है। फिर कुरुक्षेत्र में मानो कि अपार्टमेंट्स हैं कोई, ठीक है, अपार्टमेंट्स क्या होते हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हर घर में कोई रह रहा होता है। अब सबसे पहला कुरुक्षेत्र। सेकंड आ गया सेक्टर का नाम, ठीक है, थोड़ा सा और पता लगा हमें, हाँ क्या है। सेक्टर के बाद आया अपार्टमेंट का नाम या घर का नंबर भी, और लास्ट में आया फ्लोर कौन सा है या रूम कौन सा है। तो तुम्हारा सारा एड्रेस पता लग गया इसमें कौन सा है, स्टार्टिंग विद द मैक्सिमम और नैरोइंग डाउन। तो ये भी ऐसे हैं, n सबसे ऊपर की इंफॉर्मेशन देता है। n के अंदर बहुत सारे और भी लोग होंगे, ऐसे n के अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे हम नैरो डाउन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और एड्रेस भी कम होता रहेगा। s पे आके बिल्कुल हम देख लेंगे कि अच्छा ये इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ये चारों मिला के अगर हम लगाएं किसी इलेक्ट्रॉन पे तो उसके बारे में एग्जैक्ट सब कुछ पता लग सकता है। और इलेक्ट्रॉन भी यूनिक होगा, राइट, इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल यूनिक होगा। दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों नंबर सेम नहीं आएंगे। तो बिगिनिंग विद n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या देता है हमें? ये जैसे उसमें ऑर्बिट होता था तो ऑर्बिट की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से होती थी, स्टार्टिंग विद इनवर्स। इसकी वैल्यू भी 1 2 3 4 सो ऑन, या फिर KLMN, है ना। 9th 10th में ये वैल्यूज यूज की होंगी KLMN। ये अब देखने को बहुत ही कम मिलेंगी। n की वैल्यू क्या होंगी? 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये क्या क्या डिटेल्स देता है? एनर्जी या फिर साइज, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी कैसे देता है? देखो ये न्यूक्लियस है, n अगर 1 हुआ तो न्यूक्लियस के पास होगा, करेक्ट। तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है, राइट, और इंफिनिटी पे 0 होती है ना। तो n अगर छोटा हुआ तो फिर एनर्जी कम होगी, n अगर बड़ा हुआ तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो इन अ वे n हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, साइज ऑफ ऑर्बिटल, है ना। ऑर्बिट क्या है? जिसमें जिस पास में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उस पर भी आएंगे अभी। तो ये दो चीजें बता रहा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और जिसमें मिला है साइज ऑफ ऑर्बिटल। फिर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस भी बता रहा है। जितना बड़ा n की वैल्यू होगी उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। और तीसरा पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। ये भी बताता है क्या वैल्यू होती है इसकी, याद रखो 2n²। मतलब फर्स्ट शेल में कितने आ पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? फर्स्ट शेल में आ पाएंगे, n को क्या पुट करो 1 2 आ पाएगा। सेकंड में n को पुट करो 2 2 4 2 8। थर्ड में n को पुट करो 2 और 3 9 2 18। ऐसे ही फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे? 4 4 16 2 32, n को 4 रख दो। तो यानी ये क्या क्या बताता है? कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक शेल में। तो भी लिमिटेशन भी है कि एक सिटी में कितने लोग आ सकते हैं। n क्या बताया था? कुरुक्षेत्र, किसी सिटी का वो सोच लो।
तो सिटी के अंदर एक लिमिटेशन भी है, कितने मैक्सिमम लोग आ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे लिमिटेशन किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की, वो कितने होंगे 2n²। जिस भी शेल की बात हो रही हो, फर्स्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन आएंगे। कम क्यों होंगे, क्योंकि वो पास भी है, पहला शेल न्यूक्लियस से बहुत पास होगा, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कम आ पाएंगे। दूसरा शेल इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा, उसमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे। तीसरा और दूर, सर्कल या स्फीयर बड़ा होता रहेगा, जैसे जैसे वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा उसमें डाल पाएंगे। तो n बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें शेल नंबर देता है। मतलब और एनर्जी और एवरेज डिस्टेंस बोल सकते हैं, एग्जैक्ट डिस्टेंस तो नहीं देगा, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। मतलब जैसे अगर ये हमारा न्यूक्लियस है छोटा सा, तो इस एरिया के अराउंड हमारा n = 1 हो जाएगा चारों तरफ, मतलब इसमें घुमा दो ये। n = 2 थोड़ा और बड़ा होगा, ऐसे थोड़ा और बड़ा होगा, n = 2 उसके आसपास घूमेगा न्यूक्लियस के, n = 4 थोड़ा और। तो इस तरह से हमें सीमा एवरेज डिस्टेंस बता देगा और एवरेज एनर्जी बता देगा, राइट। उसके बाद सेकंड जो क्वांटम नंबर है दैट इज L, इसको बोलते हैं एजीमुथाल क्वांटम नंबर। इसको बोलते हैं एजीमुथाल क्वांटम नंबर। नाउ ये क्या बताता है हमें, सब शेल के बारे में, ये बताता है हमें सब शेल के बारे में। पहले तो L की वैल्यूज देखो कौन कौन सी हो सकती हैं। L की वैल्यूज जो है वो 0 हो सकती है, 1 2 3 4 इस तरह से कोई भी हो सकती है। और S का मतलब है हमारे 0 का मतलब है हमारे पास जो सब शेल है वो S होगा। 1 का मतलब है, ये भी अलग अलग नाम है, इनकी अलग अलग शेप्स होंगी, D F। तो ये नंबर याद रखने हैं, एजीमुथाल क्वांटम नंबर क्या क्या वैल्यू ले सकता है। और G यहीं तक हम पढ़ेंगे, इसके आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 के आगे जाना नहीं, क्योंकि अभी इतने सारे जो एलिमेंट्स है हमारे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन, ऐसा एलिमेंट नहीं है कोई इसको इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो कि हमें G तक जाना पड़े, तो F तक काम चल जाएगा। नंबर याद रखने हैं हमें, L की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 3 4। और अगर 0 हुई L की वैल्यू तो उसको S भी बोल सकते हैं। मतलब कोई बोल रहा है S सब शेल है तो उसकी L की वैल्यू कितनी होगी, 0। कोई बोले कि P सब शेल है तो उसके L की वैल्यू कितनी होगी, 1। ऐसे D की 2, F की 3। सबसे पहले S आएगा, फिर P, फिर D। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम N ले 1 तो L की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक हो सकती है। तो अगर n की वैल्यू है 1, n = 1 अगर आए तो L की वैल्यू 0 से लेके कहां तक हो सकती है, n1 पुट करो, इसमें 0 आएगा तो सिर्फ 0 पॉसिबल है, मतलब S ही पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट जो सेल हो, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल अगर n = 1 है, पहला जो शेल है उसके पास सब शेल, ये सब शेल की बात चल रही है, सब शेल भी एक ही होगा, S बस। उसके पास ना P होगा, ना D, ना F, ना G। मतलब फर्स्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो सब शेल उसका S ही होगा, क्योंकि और कोई वैल्यू पॉसिबल है नहीं। ऐसे ही n अगर 2 हो जाए तो सब शेल उसके पास सिर्फ 1 ही हो। तो अब यहां पे L की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से लेके यहाँ पे 2 पुट करो 1 तक, तो मतलब 0 और 1, मतलब S और 1 किसका है, P का। तो यानी अगर n = 2 है किसी इलेक्ट्रॉन का, तो वो S सब शेल में भी हो सकता है और P सब शेल के अंदर भी हो सकता है, राइट। कैसे देखोगे, L 0 से लेके n-1 तक हो सकता है। यहाँ पे n की वैल्यू पुट की क्या है, 1, तो 0 1 दो वैल्यूज हैं। ऐसे 3 हो जाए तो अब 0 से लेके कहां तक हो सकता है, 3 - 1 2, तो मतलब 0 1 2, इसका मतलब है S P और D। यानी अगर किसी इलेक्ट्रॉन का n = 3 आ जाए तो फिर सब शेल कोई भी 3 हो सकते हैं, S भी हो सकता है, P भी हो सकता है, D भी हो सकता है, राइट। फर्स्ट केस में हमें पता है कि n = 1 होगा तो फिर S ही होगा उसका सब शेल, क्योंकि P D है ही नहीं इसके पास। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है।
चौथे के पास 4 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 से लेके 4 - 1 3 आ गया। तो कौन कौन सी वैल्यूज है, 0 1 2 3, या फिर S P D और F ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो यानी जो जितना शेल नंबर है उतने ही सब शेल होंगे। 1 के पास 1 है, कौन कौन से हैं ये जानना है तो यहां से देखो, लेकिन 0 से शुरू हो सकते हो। 1 के पास 1 ही है, शुरू कहां से होना है 0। 2 के पास 2 ही है, शुरू कहां से होना है 0 1। 3 के पास 3 ही होंगे, 0 से शुरू हो जाओ, 0 1 2 3 हो गए, खत्म। 4 के पास 4 होंगे, 0 से शुरू हो जाओ, 0 1 2 3। तो इस तरह से हमें याद रखना है शेल क्या है और सब शेल क्या है। अब सब शेल इसको ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है हमारा। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं S ऑर्बिटल, ऐसे P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल। तो शेप देख लेते हैं S और P की। शेप S ऑर्बिटल की जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो कैसी होगी, इस तरह से स्फेरिकल, 3D, 2D नहीं होगी। ऑर्बिट था जो बोहर ने बात की थी वो 2D में की थी। प्योर सर्कल, एक स्ट्रिप होगी सर्कल की। 2 डायमेंशनल क्या है, जैसे बोर्ड है ये 2 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल इसके अंदर जो सर्कल होगा वो भी 2D होगा। 3D का मतलब क्या है, जैसे बॉल हो गई टेनिस की, वो 2 डायमेंशनल तो नहीं है, 3 डायमेंशनल है। तो S ऑर्बिटल की शेप होगी स्फेरिकल। P की शेप होगी, P ऑर्बिटल की शेप होगी डंबल शेप, इस तरह से। डंबल शेप, राइट। तो इलेक्ट्रॉन मतलब अगर S ऑर्बिटल में तो इस एरिया में हो सकता है कहीं पे स्फेरिकल में, और P में है तो ऐसे कहीं भी हो सकता है। बाकी ये डायरेक्शन के ऊपर भी जाएंगे इसकी लेटर ऑन। और D की शेप होगी डबल डंबल। डबल डंबल मतलब इस तरह से। शेप्स भी याद रखनी है अभी के लिए। इसके इसी चैप्टर में आगे जाके बहुत एलेबोरेट शेप्स भी करेंगे हम, मतलब D के अंदर फर्दर भी पार्ट्स होंगे। जैसे शेल के अंदर सबशेल है, ऐसे सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, तो उन ऑर्बिटल्स की शेप भी पढ़ेंगे। अभी के लिए ये शेप ध्यान में रखो। S ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल है, P ऑर्बिटल की डंबल है, और D की डबल डंबल है, मतलब P जैसा ही 2 हो गए। तो फिर क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है हमें, एजिमुथाल क्वांटम नंबर। नाउ द थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो कौन कौन से थे, N प्रिंसिपल था, सबसे बड़ी मोटी इंफॉर्मेशन दे रहा था, जैसे कुरुक्षेत्र के बारे में बता दिया कि हाँ ये बंदा कुरुक्षेत्र से है। सेकंड थोड़ी बारीक इंफॉर्मेशन दी उसने, सेक्टर बताया। तो ऐसे ही हमारा दूसरा क्वांटम नंबर था L। और ये थर्ड है, ये थोड़ी और बारीक इंफॉर्मेशन देगा। देखो N, इस पे N, L और M। L की वैल्यू याद करो, हमने क्या ली थी, 0 से लेके N-1 तक हो सकती है। ऐसे ही M की वैल्यू जो है वो -L से लेके L तक हो सकती है। मतलब क्या है इसका, कि अगर कुछ इलेक्ट्रॉन के L हमें बता दिया तो N का L भी होगा, थोड़ा और बारीक एड्रेस, फिर L के आगे डिस्ट्रीब्यूशन होगी M में थोड़ा और बारीक एड्रेस, और फिर S पे भी जाएंगे अभी। तो ये और बारीक इंफॉर्मेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ जान रहे हैं हम। शुरुआत कहां से हुई, N से हुई, ठीक है। N में सपोज जैसे 2 आ जाए, N = 2, तो हमें पता है L क्या क्या हो सकता है, याद करो 0 से शुरू, 0 1 2 वैल्यू हो सकती है। 0 से शुरू करो और 2 कितनी होगी, 0 1। फिर आगे M भी हो सकते हैं, इनके इंडिविजुअली M भी हो सकते हैं। तो देखते हैं कैसे देखना है वो। M की वैल्यू L पे डिपेंड कर रही है, नोट करो, N पे नहीं कर रही। तो सपोज ऑर्बिटल हमारा है 0, S ऑर्बिटल है ना, S को वैल्यू 0 दी है हमने। तो M की वैल्यू क्या आ सकती है, -0 से 0, मतलब 0 ही हो सकती है। तो बस अगर S हो, अगर S सबशेल हो, तो M की वैल्यू क्या हो सकती है, एक ही डिब्बा, बस ये डिब्बा M है, ठीक है ना। अभी जो डिब्बा हम बोर्ड बना रहे हैं,
इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये एक m की वैल्यू है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है। यहाँ पे 0 आई है, मतलब s में एक ही डिब्बा होगा, बस एक ऑर्बिटल होगा। ये डिब्बा जो है आज से ऑर्बिटल है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जहां पे डिब्बा बने समझ लो ऑर्बिटल। तो पहले n आया, n से हमने l निकाला, तो s में एक ही डिब्बा होगा। अब आ जाओ p के ऊपर। p की वैल्यू क्या है, 1 है, तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 से 1, यानी -1 भी हो सकती है, 0 भी 1 से। इक्वालिटी समझते हो ना, यहाँ पे l रखना है -1, यहाँ पे l रखना है 1, तो -1 से 1 इंटीजर वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है, -1, 0, 1। तो डिब्बे कितने हो सकते हैं, 3। कौन कौन से, -1, 0, 1, मतलब ये p के डिब्बे हैं 3। वो s का डिब्बा है 1, इसकी वैल्यू भी 0 ही होगी, p की वैल्यू पॉसिबल है। ऐसे अब d पे आ जाओ, d की वैल्यू क्या है, 2, -2 से 2, तो कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, -2, -1, 0, 1, 2। कितने ऑर्बिटल्स आ गए, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और ये -2, -1, 0, 1 और 2। ये डिब्बे दिख रहे हैं, हर एक डिब्बा क्या है, ऑर्बिटल है, करेक्ट। ऑर्बिटल की कहानी कहां से आई, m से आई है ये एक ऑर्बिटल किसका, s का। ये भी 3 ऑर्बिटल है, तीनों s p के ऑर्बिटल है, तो तीनों की शेप सेम होगी, ठीक है। कोई बात करता है p ऑर्बिटल है तो पूछना पड़ेगा कौन सा है, -1 वाला है, 0 है या 1 वाला है। तीनों की शेप तो सेम होनी है, डायरेक्शन अलग अलग होगी। इस पे भी आएंगे। 2d और d की वैल्यू क्या है, 2 है, तो m हमने निकाल लिया। कहां से कहां तक हो सकते हैं, ये देखो, ये तो याद ही हो जाएगा, ये बार बार रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत कम एलिमेंट्स अभी डिस्कवर हुए 120, और वो f तक निपट जाते हैं। 3f, चलो रख के देखो, ये भी वैल्यू -3 से 3, अगर हमने l की वैल्यू रख दी यहाँ पे, m कहां से का, -3 से 3, तो -3 से 3 में जो भी नंबर्स आते हैं इंटीजर्स, वो सारे लिख दो। 1, 2, 3 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। तो ये 7 का बना दो डिब्बा। ये ऑर्बिटल है, ये डिब्बे क्या है, ऑर्बिटल है। कहां से आते हैं, m से शुरू होता है ऑर्बिटल की कहानी। देखो ये डिब्बे 5 हैं, सारे ही d ऑर्बिटल के हैं, तो सबकी शेप सेम होनी है। अब ये उस पे आएंगे, डायरेक्शन अलग अलग होनी है, इसलिए मैं d को भी ऑर्बिटल बुला रहा था, इसको वैसे सबशेल बुलाना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। आगे जो d के डिब्बे होंगे, सारे के सारे d ऑर्बिटल्स ही हैं। ये 5 डिब्बे, पांचों ऑर्बिटल हैं और पांचों d के हैं। थोड़ा बहुत हम समझ रहे हैं अब n, l, m कैसे लेना है। f तक कहानी निपट जाएगी और ये याद भी हो जाएगा। s के पास एक डिब्बा है, p के पास 3। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सब शेल 2D हो तो उसमें 5 ऑर्बिटल्स होंगे। मैं क्या बता रहा था कि एक जो डिब्बा है वो एक ऑर्बिटल है। f होगा तो उसमें कितने डिब्बे होंगे, 7, यानी 7 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो m एक तरह से हमें ऑर्बिटल बता रहा है, l क्या बताता है, सबशेल के बारे में बताता है, राइट। और फॉर्मूला क्या लगाना है, -l से l। वैसे मैंने अभी बताया था कि 4 ही सबशेल मेजरली हमारे काम आएंगे, s, p, d, f। और इतनी बार तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे एलिमेंट्स की कि याद ही हो जाएंगे कि s के पास एक ऑर्बिटल है, p के पास 3 है, फिर d के पास 5 है और f के पास 7 है, राइट। लास्ट जो है क्वांटम नंबर हमारे पास वो है s क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से डिनोट करते हैं। लास्ट क्वांटम नंबर इज s, उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। s ये वाला, इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। नाउ इसकी सिर्फ 2 ही वैल्यूज है। वैल्यूज की बात करें अगर, n में क्या हमने लिखा था, 1, 2, 3, 4 इस तरह से वैल्यू हो सकती थी, करेक्ट। l में हमने क्या लिखा था, s को 1 वैल्यू असाइन की है, s को 0 वैल्यू असाइन की है, p को 1, d को 2 और f को 3, राइट। और m क्या हो सकता है, अगर s है, याद करो
अगर S है तो एक ही डिब्बा है तो वैल्यू 0 ही होगी। P है तो 3 डिब्बे होंगे, -1 0 1 ऑर्बिटल्स मतलब, और D है तो 5 डिब्बे होंगे, -2 -1 0 1 2, 5 डिब्बे। ये पांचों डिब्बे एक ऑर्बिटल है। तो हर एक की वैल्यूज हमें पता लग गई। N की वैल्यू 1 2 3 4, L की वैल्यू 0 इसके लिए, 1 इसके लिए, 2 इसके लिए, और F के लिए 2 आएगी, 0 1 2, और F के लिए 3। S की वैल्यू जो है, दो ही वैल्यूज पॉसिबल हैं बस, या तो इसकी वैल्यू होगी +½ या इसकी वैल्यू होगी -½ +½ डिनोट करता है क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी जैसे सन जो है, सन के अराउंड अर्थ घूमती है तो इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, उसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्व। और अपने अराउंड अर्थ रोटेट हो रही है ना, एक 24 घंटे में एक सर्कल काटती है अपने अराउंड, तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेट होना। तो इलेक्ट्रॉन जो अपने अराउंड भी चक्कर काट रहा है वो S है। अब कितनी तरह से रोटेट कर सकते हैं, तो क्लॉकवाइज करें घड़ी की तरह, या एंटी क्लॉकवाइज, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं सिर्फ। तो +½ का मतलब है क्लॉकवाइज अभी के लिए, और -½ का एंटी क्लॉकवाइज। ये याद रखो, रोटेशन दो तरह से हो सकती है, तो +½ या -½ एक डिब्बे के अंदर, यानी एक ऑर्बिटल के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एक अगर +½ हो तो दूसरा -½ होगा। इस पे रूल आएगा पूरा। एक डिब्बे, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल अभी थोड़ी देर में करेंगे। एक डिब्बे में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी एक ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल किसके अंदर है, सबशेल के अंदर है, राइट। सबशेल किसके अंदर है, शेल के अंदर है। तो वो जो ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा ही करेगा। दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकते। एक डिब्बे के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ही करेगा। तो ये है 4 क्वांटम नंबर्स, N L M S। N सबसे ब्रॉड टर्म हो गई, जैसे एड्रेस ऑफ कुरुक्षेत्र। फिर L थोड़ा सा नैरो हो गया, सबशेल के बारे में बताया, ये शेल के बारे में, ये सबशेल के बारे में। M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये बताएगा हमें कौन सा ऑर्बिटल है, राइट। और S हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। अगर डिनोशन की बात करें तो इसको N से डिनोट करते हैं, इसको L से, ये जो M है इसको M से डिनोट करते हैं, या फिर ML से, ऐसे डिनोट करते हैं। तो कई बार इसकी वैल्यू आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लिखने का दूसरा तरीका है, M, और इसके नीचे छोटा सा L लिखा जाएगा। ऐसे S को भी S करते हैं, या कहीं बार MS भी करते हैं। तो ये डिनोट करने के तरीके हैं। फिर उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसका कोई मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो अगर क्लॉकवाइज में कर रहा है रोटेटिंग चार्ज पार्टिकल produces magnetic field, राइट। तो दो इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने क्या बताया था, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा ही होगा। तो अगर तो ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है तो दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा 0। यानी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इफ एन ऑर्बिटल इज filled with 2 electrons, then their magnetic moment will cancel each other। कैंसिल क्यों करेगा, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ होगा, नेट जो है कैंसिल कर देंगे। देन देयर मैग्नेटिक मूवमेंट विल cancel each other and
नेट मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी जीरो। ठीक है, और ऐसे को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा ऑर्बिटल जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स हों, तो दोनों, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा और एक क्लॉकवाइज होगा, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। और ऐसा एलिमेंट जिसके सारे ही ऑर्बिटल्स पेयर्ड हों, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट उसका जीरो आएगा, उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। चलो इसको आराम से डिस्कस करेंगे, रुक जाओ भी। हाँ, इतना याद रखो, एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हो तो आपस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट उनके कैंसिल हो जाएंगे और नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा और वो जीरो नहीं हो पाएगा।